बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक बड़ी अहम शख्सियत के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आगाज़ करते हैं 23 मार्च 1940 से। 1940 में जब मिंटो पार्क में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, तो उसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने तंजीमी साथियों से ये कहा और तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि हमें लोगों को जगाना है, हमें लोगों के अंदर एक तहरीक पैदा करनी है, लोगों को बेदार करना है, और उसके लिए हमें फंड्स चाहिए होंगे। लोगों तक बातचीत को पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, छपवानी पड़ेंगी, भिजवानी पड़ेगी। वो बहुत लंबा एक प्रोसीजर होता है और उस दौर में ये बहुत मुश्किल था। इसके लिए फंड्स चाहिए थे, पैसा चाहिए था, एक नया मुल्क बनाने जा रहे थे। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि उसके लिए जो तहरीक के जितने साथी हैं वो फंड्स जमा करवाएं, और लोगों ने उठकर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो सेक्रेटरी थे उस वक्त, उनको चंदा देना शुरू कर दिया और चंदा लेने का सिलसिला शुरू हो गया। लोग चंदा जमा करवाते और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते। उस वक्त वहाँ जितने शुरका मौजूद थे, जो पहली सफ थी उसके पीछे एक कुर्सी के ऊपर से एक लंबे कद का नौजवान खड़ा हो गया। उसने सर के ऊपर लुंगी सजाई हुई थी और देखने में वो बड़ा वजी था, बहुत खूबसूरत था। उस नौजवान ने खड़े होकर बड़ी रोबदाब आवाज़ के अंदर उसने कहा कि सेक्रेटरी साहब, जितना चंदा इन सब ने मिलकर जमा करवाया, उतना ही चंदा आप मेरी तरफ से जमा कर दें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब और उनके अलावा वहाँ जो बाकी लोग मौजूद थे, सारे शुरका, वो हैरत ज़दा हुए, वो दंग रह गए। उन्होंने कहा ये कौन है नौजवान? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये सवाल नवाब मुमताज़ दौलताना से पूछा कि ये नौजवान कौन है जिसने इतना बड़ा फंड दिया है हमारी तहरीक को। तो दौलताना साहब ने कहा यह मलक अमीर मोहम्मद खान नवाब ऑफ काला बाग है। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने नवाब मुमताज़ दौलताना से कहा कि आप मेरे साथ वाली कुर्सी छोड़ दें ताकि मैं इनको ऑनर के तौर पे, इज्जत के तौर पे अपने साथ बिठाऊं, क्योंकि उन्होंने वहां बहुत बड़ा डोनेशन दिया था। अमूमन यह समझा जाता है कि नवाबों की पहचान जो है वो उनकी जागीरें होती हैं, उनकी सल्तनत होती है, वहां पे उनका कंट्रोल होता है। ये इज्जत नवाब ऑफ कालाबाग को इसलिए नहीं दी कि वो बहुत ज्यादा पैसा था, वो इसलिए दी कि वो ज्यादा डोनेट कर रहे थे, ज्यादा हिस्सा ले रहे थे आजादी की तहरीक में, और उस वक्त वो बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए ऑक्सीजन का दर्जा रखती थी। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये अच्छी तरह जानते थे कि किसको कहां कब बिठाना है। तो अमूमन ये समझा जाता है कि जो नवाब लोग होते हैं उनकी पहचान उनकी बड़ी बड़ी जागीरें होती हैं, उनकी पहचान उनकी दौलत, उनका कंट्रोल, उनका दबदबा और उनकी बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें, वहाँ पे रहने वाले मज़ारे और लोगों के झुके हुए सर, ये चीज़ें उनकी पहचान होती। लेकिन नवाब ऑफ कालाबाग जो अमीर मोहम्मद खान, उनकी ज़िंदगी में उनकी पहचान उनकी जागीर नहीं थी, उनकी नवाबी नहीं थी, उनका कंट्रोल नहीं था, बल्कि उनकी पहचान अपनी मिट्टी से मोहब्बत और उनके उसूल थे। मलक अमीर मोहम्मद खान सॉल्ट रेंज के सुर्ख पहाड़ों के दरमियान बहते हुए शेर दरिया सिंध की धारों का नवाब था, क्योंकि वहां से दरिया सिंध जो है वो एक इस मोड़ के साथ गुजरता है और वहीं पे तो कालाबाग डैम बनाना चाहते हैं, वही वो साइट है। नवाब मलक अमीर मोहम्मद खान 20 जून 1910 को कालाबाग में ही पैदा हुए थे। अब जरा कालाबाग के बारे में मैं आपको बता दूं, ये कालाबाग है क्या, इसका नाम कालाबाग क्यों है। तो बात यह है कि कालाबाग को कालाबाग इसलिए कहते हैं, और इसकी कहानी जो है वो नवाबों के साथ ही वाबस्ता है। नवाब ऑफ कालाबाग ने बहुत पहले माजी में शहर के अंदर एक बहुत बड़ा बाग बनाया था, और उसमें बरगद के, जिसको पंजाबी में आप बोर्ड कहते हैं, उसके बहुत सारे ऑक ट्रीज भी कहते हैं, वो बहुत सारे दरख्त उसके अंदर लगाए। वो दरख्त बहुत बड़े बड़े और घने हो गए। वो दरख्त दूर से जब नजर आते थे तो ऐसा लगता था कि काले रंग के हैं। तो वो बाग था दरख्तों का, और इसलिए उसको काला बाग, आहिस्ता आहिस्ता वो मशहूर होता गया और उसका नाम पड़ गया काला बाग। उसके बारे में जो है वो एक शायर का शेर भी है और वो वहीं की ज़बान में है, बड़ा खूबसूरत उसने उसको एलेबोरेट किया है। और अगर कभी आप वहाँ जाएं पहाड़ों से गुजरते हुए, जो नए रोड बने हैं, सी पैक का एक हिस्सा भी वहाँ से गुजर रहा है, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देगा
जैसे उस शख्स ने इसको लिखा था या ये शेर बोला था कि उत्ते पहाड़ थल्ले पानी ऐ ये काला बाग दी निशानी। तो ऐसा ही है जी, ऊपर पहाड़ है, नीचे पानी है और बीच में वो काले दरख्त है और यही एक निशानी है जो काला बाग की दूर से आपको नजर आ जाती है। नवाब साहब ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। उनका शुमार मुल्क के सबसे बड़े जागीरदारों के अंदर होता था। अच्छा, ये जो लुंगी जो मैंने आपको बताया उन्होंने अपने सर के ऊपर सजाई हुई थी, उनकी दस्तार जो रवायती है, ये नवाब साहब के हमेशा साथ रही। जब वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे तो तब उनको मुखालफत का सामना भी करना पड़ा और कुछ तो लोग ये कहते हैं या कुछ इस तरह की बातें मशहूर हैं कि उनको बहुत जुर्माना देना पड़ा बार बार ये दस्तार पहनने की वजह से, लेकिन उन्होंने जुर्माना दिया और उन्होंने तनकीद को अपने ऊपर लिया, लेकिन अपनी दस्तार को नहीं छोड़ा, उसको उन्होंने सर के साथ जोड़ के रखा। तो ये उनके उसूल थे। नवाब साहब जो हैं, उनका जो असल पॉलिटिकल करियर है, जहां से उनकी पहचान बनती है, वो मामला शुरू होता है 1956 में। 1956 में नवाब मलिक अमीर मोहम्मद खान ने इलेक्शन लड़ा मगरबी पाकिस्तान की एक सूबाई असम्बली का। कामयाब हो गए, असम्बली में पहुंच गए। मगरबी पाकिस्तान के उस वक्त वज़ीर आला जो बने थे उनका नाम था नवाब इफ्तिखार हुसैन ममदूट। मलिक अमीर मोहम्मद खान के अलावा ये वज़ीर आला किसी को नहीं मिलते थे, बल्कि मिलना गवारा ही नहीं करते थे और वो चाहते थे कि नवाब साहब को वज़ीर बनाया जाए, लेकिन नवाब साहब ने इनकार कर दिया। फिर सदर सिकंदर मिर्ज़ा की जानिब से उन्हें वज़ारत की पेशकश हुई, जिसको उन्होंने इन तारीखी जुमलों के साथ रद्द किया था। अब ज़रा आप उनकी मेंटेलिटी को समझें कि वो किस तरह के इंसान थे। उन्होंने कहा, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि टके टके के मेंबरान के सवालों के जवाब दूं और बात बात पर जनाब स्पीकर की गर्दान करूं। वो किसी को यस बॉस नहीं कह सकते थे, किसी के सवाल का जवाब नहीं दे सकते थे और किसी को जनाब कहकर मुखातिब नहीं करते थे। यह उनकी शख्सियत का एक रंग था। फिर अयूब खान साहब ने निज़ाम हुकूमत की बागडोर संभाली कुछ अरसे के बाद, तो जनरल अयूब खान ने नवाब साहब की तमाम शराइत तस्लीम की। उनको पता चला एक शानदार आदमी है, बाहर से पढ़ा हुआ है, चीज़ों को बहुत अच्छा जानता है, काबिल आदमी है, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो उन्होंने तमाम शराइत मान ली। यानी आप किसी को जवाब दे नहीं होंगे, आपसे कोई सवाल नहीं कर सकेगा, आपको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा और आप खुद मुख्तार होंगे। तो इस पर उन्हें मगरबी पाकिस्तान का, क्योंकि ये दो हिस्से थे, एक मशरकी पाकिस्तान एक मगरबी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है पूरा, उन्हें मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर का ओहदा दिया गया, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। अब वो किसी को जवाबदेह नहीं थे, लेकिन सब उनके सामने जवाबदेह थे। अब ज़रा तर्ज हुक्मरानी पे आ जाएं। नवाब अमीर मोहम्मद खान के तर्ज हुक्मरानी, उनके किरदार को आपके सामने पेश करने की सबसे बड़ी वजह है। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि वो नवाब साहब थे, मैं इसलिए, बेशुमार और नवाब हैं, उन पे बात क्यों नहीं कर रहे। हम उन पे इसलिए बात कर रहे हैं कि जो तर्ज हुक्मरानी उनका था वो एक मिसाल है, अगर कोई दोबारा उसको फॉलो करे तो। नवाब साहब की उस दौर की हुक्मरानी आने वाले हुक्मरानों के लिए एक मिसाल बन गई। आज भी आम आदमी उनके तर्ज हुक्मरानी की मिसालें देता है। यानी लोग कहते हैं कि ये चीज़ महंगी होगी, वो महंगी होगी, आज नवाब अमीर खान होता तो ऐसा ना होता। लोग ऐसी मिसालें देते हैं, गांव देहातों में आज भी कहते हैं। उन जैसी इक़्तिदार की ताकत ना पहले कभी किसी ने इस्तेमाल की और ना उनके बाद कोई ऐसी हिम्मत कर सका। मनसब पर फायज होने के बाद उन्होंने ये पाबंदी लगा दी कि उनके अपने ख़ानदान का कोई शख्स भी गवर्नर हाउस में दाखिल नहीं होगा, और ये वाहिद गवर्नर है। इसके बाद ऐसा नहीं हुआ। ये एक ही गवर्नर है जिसके घर का कोई शख्स गवर्नर हाउस में दाखिल करने से उन्होंने मना कर दिया था। पाबंदी लगाई थी कि अपनी अपनी जगह पे रहो, गवर्नर हाउस से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। और आज जो गवर्नर बनता है उसके लिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन गवर्नर हाउस की इमारत है। वो अपने सारे कुंबे को इकट्ठा करता है और वहां पे रखता है। एक दफ़ा सफ़र पर जाने लगे तो सूरत हाल कुछ ऐसी बन गई कि उनका एक बेटा उनके साथ गाड़ी में, उसको बैठना पड़ गया। तो बेटा जब गाड़ी में पीछे उनके साथ बैठने लगा तो उन्होंने कहा, नहीं, ये जगह जो है ये मिलिट्री सेक्रेटरी की है, तुम ड्राइवर के साथ आगे बैठो, और बेटे को आगे बिठाया। वो जब अहम, एक और बड़ी अहम चीज़ है, जब वो अहम तैनाती के लिए इंटरव्यू करते अफसरों का, तो ख़ानदानी पसे मंज़र तक पता करते कि इसका बाप कौन था, दादा कौन था, माँ कौन है, ये किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, और कई पुश्तों के बारे में बाद औक़ात आगाही हासिल करते थे। उनसे सवाल किया गया कि इतनी एहतियात क्यों नवाब साहब? तो उन्होंने जवाब दिया, हम लोग तो घोड़ा और कुत्ता खरीदते हुए भी शजरा देखते हैं, ये तो मेरे मुल्क का मामला है। इतने मोहतात थे।
हुक्मरानी का उनका ये आलम था कि उनके दौर में लाहौर में एक 5 साल का बच्चा अगवा हो गया। ये बड़ा अहम वाक़या, गौर से सुनिएगा। 5 साल का बच्चा अगवा हो गया। नवाब साहब ने एसएसपी को बुलाकर 24 घंटे की डेडलाइन दी कि बच्चा ढूंढ के लाओ, 24 घंटे के अंदर अंदर बाजियाब होना चाहिए। लेकिन पुलिस नाकाम हो गई। नवाब साहब ने अगले दिन एएसपी, एसपी और एसएसपी तीनों के बेटे उठवाए और उठवा के कालाबाग भिजवा दिए और ये ऐलान करवा दिया कि जब तक अगवा होने वाला बच्चा नहीं मिलेगा तब तक इन अफसरान के बच्चे भी इनके घर नहीं आएंगे, ये कालाबाग में ही रहेंगे। और फिर ये फार्मूला काम किया, ये नुस्खा जो है वो कामयाब हो गया और पुलिस ने उसी दिन वो बच्चा बाजियाब करवा लिया। ये था फार्मूला और ये वजह थी कि वो कह रहे थे कि मैं किसी को जवाब दे नहीं होऊंगा और सब मुझे जवाब दे होंगे। तो इस तरह का इंसाफ उन्होंने अपने दौर में किया। वो मगरबी पाकिस्तान के हालात से मुकम्मल मालूमात चाहते थे। डायरेक्ट उनके पास मेल्स आती थी, खुद खोलते थे, खुद अहकामात जारी करते थे, खुद ही पेशरफ से आगाह रहते थे। तो बहुत एक्टिव आदमी थे, बहुत ज़्यादा काम करते थे। जब जंग हुई 1965 में पाकिस्तान की इंडिया के साथ, तो उस वक्त के कुछ बड़े वाक़यात हैं जो मलिक अमीर मोहम्मद खान के साथ जोड़े जाते हैं। एक तो वाक़या ये है कि नवाब साहब ने ताजरों को तलब किया और उनको कह दिया कि जंग का दौर है, वहाँ जंग चल रही है। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि इस बीच में किसी ने अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की या किसी ने अगर सामान को महंगा बेचने की कोशिश की तो फिर मैं उसको नहीं छोड़ूंगा और ज़ख़ीरा किया हुआ सामान मैं तकसीम कर दूंगा पब्लिक में और दुकान को हमेशा के लिए सील कर दूंगा, फिर नहीं खुलने दूंगा। जंग के दौरान उन्हें खबर मिली कि एक ताजिर ने जो है वो गंदम फरोख्त कर रहा है ज़्यादा पैसों पे, वो बगैर सिक्योरिटी के वहाँ उसके पास पहुँच गए। तुम ये समझते हो कि अमीर मोहम्मद जंग में मसरूफ है और तुम मनमानी कर लोगे। मेरी मूंछ को ताव आने से पहले नर्ख अपनी जगह पर ले आओ, वरना ऐसी सजा दूंगा कि रहती दुनिया याद करेगी। और उसके बाद कभी भी पूरे मगरबी पाकिस्तान से उनके दौर में कोई एक शिकायत भी नहीं आई कि कोई शख्स किसी चीज को ज्यादा कीमत में बेच रहा है या उसको ज़ख़ीरा कर रहा है। जंग के दौरान एक दिन एक जनरल साहब थे आर्मी के, वो हेलीकॉप्टर के ऊपर जंग के इलाकों का दौरा कर रहे थे। उन्होंने नीचे देखा कि एक जगह पे फौजी इकट्ठे हैं और कुछ सिविलियन उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने हेलीकॉप्टर उतरवाया और उस जगह पे पहुंचे। वहां गए तो देखा वहां पे नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद खान वो मौजूद हैं और फौजियों के अंदर बिस्किट तकसीम कर रहे हैं। नवाब साहब जो हैं वो सूजी के, अलसी के और देसी घी के बने हुए ये बिस्किट अपने घर से बनवा कर लाए थे फौजियों के लिए। जनरल शेर अली थे वो। उन्होंने ये देखकर नवाब साहब से कहा कि कौम को आप जैसे लीडरों की ज़रूरत है जो बॉर्डर के ऊपर आकर खड़े हो जाएं जंग के दौरान और फौजियों के बीच में आप उनको खाना खिला रहे हैं। तो नवाब साहब ने जवाब दिया कि जंगें हमेशा कौम के जज्बे से लड़ी जाती हैं और मैं भी इसी कौम का एक बेटा हूं। नवाब साहब एक मिसाल बनते चले जा रहे थे, वो मशहूर होते चले जा रहे थे, लोग उनकी मिसालें देने लगे थे और उनके तर्ज हुक्मरानी से खुश थे। और आपको पता है कि जब भी कभी ऐसा होता है तो सियासी इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। अयूब खान के साथ उनके सियासी इख्तलाफात शुरू हो गए और वो 1963 में जमात इस्लामी का एक कारकुन फायरिंग हो गई जलसे में, वहाँ पे मारा गया। तो उस पर उन्होंने एक जमात इस्लामी को ख़त लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि मौलाना मौदूदी थे उस वक्त कि ये मेरा तरीक़ाकार नहीं है, आप इस बात को जानते हैं, ये जो नए सियासतदान आ रहे हैं ये उनका तरीक़ाकार है। तो इशारा जो है वो तकरीबन अयूब खान और उनके नए साथियों की तरफ था। नवाब साहब और सदर अयूब के दरमियान एक जो वजह थी वो ये भी थी कि सदर अयूब के बेटे गौर अयूब वो कुछ कारोबार भी ऐसा करते थे और सियासी मामलात के अंदर कानून के मुताबिक उनके मामलात नहीं थे गौर अयूब के, सियासत के भी और कुछ चीज़ों में उनके बारे में कहा जाता है कि कारोबार के भी। और उन्होंने गौर अयूब साहब के सियासी और गैर सियासी सरगर्मियों के हवाले से अयूब खान साहब से बात की तो अयूब खान साहब ने उनको ये जवाब दिया कि मेरी औलाद को क्या पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। और इस तरह वहाँ पे तलखी पैदा होना शुरू हो गई। उसके बाद कराची में एक इलेक्शन हुआ ज़िमनी। उस इलेक्शन में अयूब खान का उम्मीदवार कोई और था, हबीबुल्ला, और नवाब साहब के जो उम्मीदवार थे मीर गौस बख्श बजिंजो, आप सब जानते हैं, बहुत बड़ी सियासी शख्सियत है, वो नवाब साहब के उम्मीदवार थे। उन्होंने उनकी हमायत की। इंतखाबात में नवाब साहब का उम्मीदवार जीत गया। दूरियां बढ़ती गई। आखिरकार नवाब साहब को यह पता चल गया कि उन्हें हुकूमत से अलहदा होना चाहिए और फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ये इस्तीफ़ा एक आम आदमी के ऊपर उस वक्त बिजली बनकर गिरा। एक आम आदमी को यह लगा उसके ऊपर से एक प्रोटेक्शन शील्ड है वो हट गई है
ایک تحفظ تھا جو ختم ہو گیا ہے. یعنی تاجر ان کو لوٹ نہیں سکتا تھا, پولیس ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتی تھی, ان کے بچے اور عزتیں محفوظ تھیں. تو پنجاب کے اندر ایک تگڑا ایڈمنسٹریٹر تھا جس نے گورننس کے ساتھ مثال قائم کی, وہ اب لوگ اس سے محروم ہو گئے تھے. نواب صاحب جو ہیں وہ اپنی طبعی موت نہیں مرے. نواب صاحب کا قتل ہوا تھا اور اس حوالے سے بہت ساری کہانیاں, بہت ساری چیزیں مشہور ہیں. لیکن اس بارے میں جو نواب صاحب کا ایک ذاتی ملازم ہے خدا بخش, وہ کچھ اس کی بتائی ہوئی بات کو سید صادق حسین شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا, دیگر لوگوں نے بھی لکھا. انہوں نے لکھا کہ بورڈ والا جو بنگلہ تھا نواب صاحب کا, وہ وہاں پہ موجود تھے اور ان کے خاندان میں کچھ تلخی چل رہی تھی. اس بنگلے میں دنیا بھر کے اور پاکستان کے تمام لیڈرز تقریباً آ چکے تھے اور تمام کو نواب صاحب وقتاً فوقتاً یہاں پہ مہمان نوازی کا شرف حاصل کر چکے تھے. یعنی پوری دنیا سے, میں بتا رہا ہوں, امریکنز, یورپینز, برٹنز, سارے وہاں پہ آتے تھے. پاکستانی بڑے بڑے لوگ, بھٹو صاحب, ایوب خان, یہ سب وہاں پہ گئے تھے. تو 26 نومبر 1977 کو جو ان کے ملازم کے بقول کہ جب وہ کچھ ٹرے کے اندر روایتی کھانے پینے کی چیزیں, بادام, گاجریں, یہ رکھ کر گیا اور پھر اس کو کچھ شور کی آواز آئی. جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ نواب صاحب کے 2 بیٹے کمرے میں موجود ہیں, فائرنگ بھی ہوئی تھی اور نواب صاحب کا انتقال ہو گیا. یہ ایک خاندانی چپکلش تھی, ایک خاندانی لڑائی تھی اور وقتی طور پہ وہ اتنی بڑھ گئی کہ اس کی وجہ سے نواب صاحب اس دنیا میں نہیں رہے. یہ بہت قیمتی آدمی تھا. نواب صاحب کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں اور ایک خاندانی لڑائی کے نتیجے میں جب ان کا انتقال ہو گیا, یہ اس دنیا سے چلے گئے, قتل ہو گئے, تو آج تک یہ معاملہ بھی حل نہیں ہوا. یہ معاملہ وہیں پہ دب گیا. لیکن ایک بات پکی ہے کہ وہ ایک آدمی تھا جس کی وجہ سے آج بھی وہ خاندان مشہور ہے. کالا باغ نواب آف کالا باغ کی وجہ سے مشہور ہے اور نواب آف کالا باغ کا درجہ ملک امیر محمد خان کی وجہ سے مشہور ہے. اور ملک امیر محمد خان اپنی جاگیر کی وجہ سے نہیں, اپنی گورننس کی وجہ سے مشہور ہے. اس نے لوگوں کو وہ دیا جو لوگ ایک حکمران سے چاہتے ہیں. اور آج بھی ان کے خاندان میں بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے نواب ہیں, بہت سارے نوجوان ہیں, لیکن ایک بھی ویسا نام پیدا نہیں کر پایا جو ملک امیر محمد خان کا تھا. لوگ اسے یاد رکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.